नमस्कार बच्चों, हमारे हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10वीं के कोर्स बी की एक प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब को लेकर, जिसके रचनाकार है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी को 3 भागों में अभिव्यक्त किया है। कहानी के पहले खंड में छोटा भाई यह बताता है कि बड़े भाई साहब कितने पढ़ाकू हैं, पढ़ने के पीछे वे कितना मन लगाते हैं और किस कदर उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता, जिसके कारण उसे डांट फटकार झेलनी पड़ती। कहानी के दूसरे अंश में मुख्य रूप से रचनाकार ने उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर करारा चूट किया है और बताया है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जीवनोपयोगी हो। शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें सम्मिलित की जाती है जिसका हमारे व्यावहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इस पर प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब के माध्यम से बड़ा ऐतराज खड़ा किया। कहानी का जो तीसरा खंड है उसमें छोटा भाई यद्यपि बड़े भाई साहब की उपदेश माला सुनता है, यद्यपि उसके अंदर प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन वह बड़े भाई साहब के सामने श्रद्धानत होता है और उसके हृदय परिवर्तन से बड़े भाई साहब भी पसीज जाते हैं। उनके मन में भी, उनके अंदर भी छोटे भाई के लिए प्यार की भावना जगती है और तब छोटा भाई बड़े भाई का अनुकरण करने के लिए तैयार होता है। कहानी के इस अंश में एक खास बात यह है कि कैसे छोटे उम्र में किसी को कोई जवाबदेही मिल जाती है, कोई बड़ा दायित्व मिल जाता है, तो किस तरह से उसका बचपना गुम हो जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं लेखक परिचय। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू साहित्य में वो लेखन करते थे नवाब राय के नाम से। उनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनका निधन 1936 में हुआ। प्रेमचंद जी ने दर्जनों उपन्यास लिखे हैं, जिसमें गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, जो कहानियाँ मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट, कलम के जादूगर, कलम के मजदूर आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनकी तुलना रूस के महान कथाकार मैक्सिम गोर्की से की जाती है। अब पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। पाठ कहानी विधा की रचना है। इसकी भाषा उर्दू मिली हुई खरी बोली है। प्रेमचंद जी की भाषा की खासियत है कि वो मुहावरेदार होती है। रचना का काल आधुनिक काल है। अब पाठ के मनोविज्ञान की बात करते हैं। आपने यह प्रायः अनुभव किया होगा कि आप भी कभी कभी बेवजह अपने छोटों की डांट फटकार किया करते हैं। उससे बेवजह उसकी ज़्यादा निगरानी करते हैं। बड़े भाई साहब भी इस पाठ में अपने छोटे भाई की ज़्यादा निगरानी करते हैं और इस निगरानी के चक्कर में छोटी उम्र में ही उनका अपना बचपन खो जाता है। विशेष बात यह है कि इस पाठ में रचनाकार ने उस समय की शिक्षा का
तत्कालीन शिक्षा का, उसकी बुराइयों का उल्लेख किया है और यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा की उपयोगिता तभी है जब वह हमारे जीवन के अनुकूल हो। जो शिक्षा जीवन के अनुकूल नहीं है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। पाठ का सारांश करते हैं। पाठ के पहले अनुच्छेद में रचनाकार ने यह बताया है कि छोटे भाई बड़े भाई से उम्र में 5 वर्ष छोटे हैं। मतलब छोटे भाई से बड़े भाई उम्र में 5 वर्ष बड़े हैं, लेकिन छोटे भाई से कक्षा में वे 3 वर्ष ही ऊपर है, 3 जमात ही ऊपर है। इसका कारण है बड़े भाई साहब का बार बार फेल हो जाना। बड़े भाई साहब पढ़ते बहुत हैं, लेकिन फेल इसलिए होते हैं कि वे शिक्षा के मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि नींव के पुख्ता होने पर ही महल खड़ा किया जा सकता है। इसलिए बालपन की शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो आगे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वे पढ़ाई में पूरा मन लगाते हैं। दूसरे अनुच्छेद में छोटे भाई ने यह बताया है कि बड़े भाई पढ़ाकू थे, इसलिए अपने दिमाग को आराम देने के लिए वे पुस्तकों पर और कापियों पर कुछ अजीब से चित्र बनाते थे। कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कई बार एक ही शेरो शायरी को लिख दिया करते थे और कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते थे जो छोटे भाई को पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आता था। छोटा भाई कहता है कि मेरी उम्र 9 वर्ष थी और बड़े भाई साहब की अवस्था 14 वर्ष थी। वे मुझसे 5 साल बड़े थे, इसलिए मेरी यह औकात नहीं थी कि उनसे मैं इस बारे में कोई सवाल करूं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमारी संस्कृति में बड़ों का लिहाज हमें ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए बहुत सी बातें हम उनसे पूछ नहीं पाते हैं। तीसरे अनुच्छेद में छोटे भाई ने यह बताया है कि उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। वह मैदान की हरियाली देखकर ललच जाता था, दौड़कर भागकर मैदान में पहुंच जाता था, कंकरियां उछालता था, दूसरे के लोहे के गेट के फाटक पर झूलता था और इसी तरह के उल जूल क्रियाकलाप करता था। इसी खेल में उसका मन लगता था और जब वह लौटकर खेलकर हॉस्टल के कमरे में आता था तो बड़े भाई साहब गंभीर मुद्रा में उसके इंतजार में बैठे रहते थे और पूछते थे कि अभी तक तुम कहाँ थे। छोटा भाई इसका कोई जवाब नहीं देता था, चुप रह जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता था। चौथे अनुच्छेद में छोटे भाई ने यह बताया है कि उसके कुछ उत्तर न देने पर बड़े भाई की उपदेश माला शुरू हो जाती थी और वे उसे समझाते थे कि देखो मैं इतना जी तोड़ परिश्रम करता हूँ, तब तो मैं अपनी कक्षा में बार बार फेल कर जाता हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, खेल कूद में सारा समय न्यौछावर करते हो।
अगर तुम्हारी यही स्थिति रही तो तुम एक ही कक्षा में वर्षों लटके रहोगे। बड़े भाई साहब खींचकर उससे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे वश की बात नहीं है, और तुम्हें गांव जाकर गुल्ली डंडा खेलना चाहिए। दादा की मतलब पिताजी की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। 5वें अनुच्छेद में छोटे भाई ने यह बताया है कि बड़े भाई की बात सुनकर वह बहुत निराश हो जाता था और उसे लगता था कि सचमुच पढ़ाई लिखाई उसके वश की बात नहीं है। लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी निराशा के बादल छट जाते थे और वह एक टाइम टेबल बनाता था। ऐसा टाइम टेबल जिसमें पढ़ने के लिए स्थान था, खाने के लिए स्थान था, व्यायाम के लिए स्थान था, लेकिन उसमें खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। 6ठे अनुच्छेद में छोटे भाई ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और उसका पालन करना बहुत ही अलग बात है। टाइम टेबल तो उसने बना लिए, लेकिन ज्यों ही मैदान की हरियाली, हवा के हल्के झोंके, चिड़ियों के कलरव, पतंगों की रंगीनियाँ, गुल्ली डंडे का खेल, फुटबॉल की उधम कूद, कबड्डी के दाव पेच उसे याद आने लगते थे, आमंत्रण देने लगते थे और वह सब छोड़ छाड़ कर खेलने भाग जाता था। और जब फिर से कमरे में लौट कर आता था तो उसे बड़े भाई साहब की घुरकियाँ खानी पड़ती थी, लताड़ सुननी पड़ती थी, और इतनी लताड़ के बावजूद भी वह खेलना छोड़ता नहीं था। तो इस अंश में प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। एक ओर बड़े भाई साहब भी छोटी उम्र के ही हैं, 14 वर्ष मात्र उनकी अवस्था है, लेकिन वे बड़े पढ़ाकू हैं और बड़े जवाबदेह हैं। और दूसरी ओर छोटा भाई है जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो एक 14 साल का है, छोटा 9 साल का है। 5 वर्षों के अंतर में ऐसा क्यों दिख रहा है? 14 साल का बच्चा भी तो बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन यह ध्यान देना है कि बड़े भाई साहब के ऊपर छोटे भाई की तंबीह की जवाबदेही है, उसकी निगरानी की जवाबदेही है, इसलिए वे अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं। और छोटा भाई इस जवाबदेही से मुक्त है, इसलिए वह अपने बचपन को खुलकर जी रहा है। तो बच्चों, यह ध्यान देना है कि हमारी पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन साथ में हमारे खेल, हमारी प्रसन्नता, हमारी हंसी खुशी और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। प्रेमचंद जी बड़े गंभीर मनोविज्ञान के रचनाकार हैं। बड़ी सहजता से अपनी बातें वे पाठकों के हृदय में उतारते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पाठ का यह पहला भाग आपकी समझ में आ गया होगा। पाठ के दूसरे भाग पर अगली कक्षा में परिचर्चा करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।